18 नंबर पढ़ा जाए। ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो ज्यादा ट्विस्ट कहीं नहीं किया हुआ है। चलिए आप लोग कर लिए होंगे। व्हेन एयर इज कंप्रेस्ड द एंथैल्पी इज इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 200 किलो जूल पर केजी। हीट लॉस्ट ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन इज 50 किलो जूल। Neglecting kinetic and potential energies, the power required for mass flow of 2 kg per second of air through the compressor will be। एकदम इजी है, ये कंप्रेसर का दिया हुआ है, एक हम कंप्रेसर बना लेंगे। अब ये हालांकि ऑब्जेक्टिव है, इसमें कहीं कुछ जरूरत नहीं है। कंप्रेसर का क्या लिख देंगे, H1 प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ1 प्लस क्यू स्मॉल और छोटा लिखो से कोई फर्क नहीं, आपको पता होना चाहिए कि क्या यूनिट है, वो ध्यान रखना है। H2 प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस W। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, हमें क्या बच गया, H1 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस W। क्या क्या दिया हुआ है, एंथैल्पी इज इंक्रीज्ड, क्या पूछा जा रहा है, द पावर रिक्वायर्ड, यानी W इक्वल टू हाउ मच, H1 माइनस H2 प्लस Q, या हम इसको लिख सकते हैं इंक्रीज हो गया है फ्रॉम 100 टू 200, यानी H1 क्या था 100 माइनस 200 प्लस ये दिया हुआ है 50 किलो जूल। हीट लॉस्ट ड्यूरिंग, यानी कितना हो जाएगा, हीट लॉस मींस माइनस 50, तो कितना हो जाएगा टोटल, अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस 150 किलो जूल पर केजी, माइनस 150 किलो जूल पर केजी, कितना आ गया। देयरफॉर हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, तो किलोवाट में, तो W अगर हम इन किलोवाट में निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, मास मास फ्लो रेट, यानी माइनस 150 किलो जूल पर केजी इंटू 2 केजी पर सेकेंड, कितना आ जाएगा, माइनस 300 किलोवाट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्म, फर्स्ट लॉ का हमने ऑलमोस्ट सारा जो जो जितना कंसेप्ट था उसका हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, इतना हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। सो इन दिस वे वी हैव, हम अपने तरफ से हम फर्स्ट लॉ का क्लोज करते हैं, चैप्टर क्लोज करते हैं। उसके बाद हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका हम आपको वर्कबुक दे देंगे, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर कोई डाउट होगा तो प्लीज डिस्कस। सो अगर आप लोग का परमिशन है तो हम लोग मूव करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। सो let us start second law of thermodynamics. इसमें कुछ नोट डाउन करना है, प्लीज आप नोट डाउन करते जाइएगा, थ्योरेटिकल है थोड़ा सा कंसेप्ट का। ये क्या हो जाता है, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज, लिखते चल जाइए, थोड़ा नोट्स दे देते हैं। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज, पैरेलली लिखते जाइएगा, आप हालांकि अवेयर होंगे फिर भी हम लिखा देते हैं, नोट्स एक तरह रहेगा। डायरेक्शनल लॉ, इसको हम लोग डायरेक्शनल लॉ भी बोलते हैं, ये डायरेक्शनल लॉ बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं बताइए, डायरेक्शनल लॉ हम इसको क्यों बोलते हैं, इसको डायरेक्शनल लॉ भी बोला जाता है, ऐसा आखिर क्यों, ऐसा आखिर क्यों। तो ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि फर्स्ट लॉ ये कहता है
कि एनर्जी कंजर्व है। अब अगर आपके पास 1000 जूल है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दूसरा 1000 जूल है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो फर्स्ट लॉ के अनुसार ये 1000 जूल हुआ और ये भी 1000 जूल हुआ, दोनों 1000 जूल आपका सेम है, दोनों 1000 जूल का सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है। दैट्स वाई फर्स्ट लॉ को ये क्या बोल रहा है, क्वांटिटेटिव लॉ भी बोलते हैं किसको, फर्स्ट लॉ को। ये क्या बताता है कि चाहे वो 1000 डिग्री पे हो, 500 पे हो, 100 पे हो, 200 पे हो, 1000 जूल का मान 1000 रुपया ही होगा, 1000 जूल का वैल्यू हमेशा 1000 ही होगा। मतलब वो सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहा है, वो सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, अगर हम एक प्रोफेसर का हम बात लेते हैं और एक स्टूडेंट का बात करते हैं, तो प्रोफेसर का पास 1 घंटा है और स्टूडेंट के पास भी 1 घंटा है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो ये प्रोफेसर के पास 1 घंटा है और स्टूडेंट के पास 1 घंटा है, दोनों सेम वैल्यू है, दोनों का मान में कोई चेंजेस नहीं है। मतलब चाहे इसके पास 1 घंटा हो, आपके पास 1 घंटा हो। या हम आपको इससे ज्यादा एग्जांपल एक लेते हैं कि एक आम पब्लिक के पास, सपोज नॉर्मल सिटीजन के पास 1 घंटा है, दूसरा एक वर्ल्ड रिचेस्ट से बिल गेट्स के पास भी 1 घंटा है, तो दोनों का मान क्या है, मान मतलब क्वांटिटी कितना है, सेम है, क्वांटिटी सेम है, कितना है, 1 घंटा है। लेकिन आप जानते हो कि आम सिटीजन के पास का 1 घंटे का वैल्यू और बिल गेट्स के 1 घंटे का वैल्यू दोनों अलग अलग है। प्रोफेसर के 1 घंटे का वैल्यू और स्टूडेंट का 1 घंटे का वैल्यू दोनों अलग अलग है। इसका मान वैल्यू ज्यादा है, इसका क्वालिटी कम है। सिटीजन का 1 घंटे का क्वालिटी कम है एज कंपेयर टू बिल गेट्स का 1 घंटे का वैल्यू बहुत ज्यादा है। मतलब क्या कह रहा है कि हम सिर्फ क्वांटिटी पे नहीं ध्यान देके, अगर हम क्वालिटी पे भी ध्यान देते हैं, क्वालिटी पे ध्यान देंगे, तो ये 1 घंटा इस 1 घंटे से कम वैल्यूएबल हो जाएगा। ये स्टूडेंट का 1 घंटा प्रोफेसर के 1 घंटे से कम वैल्यू हो जाएगा, यानी प्रोफेसर का 1 घंटे का ज्यादा वैल्यू है एज कंपेयर टू स्टूडेंट का एक वैल्यू का। या बिल गेट्स के 1 घंटे का वैल्यू ज्यादा है सिटीजन, कोई आप नॉर्मल सिटीजन की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस घंटे में ज्यादा इसके पास पोटेंशियल है एनर्जी जनरेट करने का, इसके पास कम है, क्योंकि ये 1 घंटे में कितने करोड़ों रुपया कमा लेते हैं, सिटीजन के पास 200 रुपया कमा पाएंगे, है तो दोनों का एक ही घंटा, लेकिन ये 1 घंटे में सपोज 200 या 500 रुपीज ही कमा पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इस 1 घंटे का क्वालिटी ज्यादा है, तभी तो ये ज्यादा अर्निंग हो रहा है, करोड़ों में अरबों में हो रहा है। सिमिलरली अगर प्रोफेसर का 1 घंटे का काम स्टूडेंट का 1 घंटे के काम से ज्यादा होगा, अगर 1 घंटे का लेक्चर हम प्रोफेसर लेते हैं तो ज्यादा कंटेंट हो जाता है, वहीं आप 1 घंटे खुद से पढ़ाई करोगे तो थोड़ा कम आपको नॉलेज होगा। दैट्स वाई क्वालिटी वाइज प्रोफेसर का 1 घंटे का वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टूडेंट का। सो हम यहाँ क्या कहने चाह रहे हैं, हम यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि सेम x किलो जूल एट T1 टेम्परेचर, T1 केल्विन हैज सेम वैल्यू एज ऑफ x किलो जूल
at T2 Kelvin. That's why it is called as quantitative nature, quantitative law. That's why it is called as quantitative law. इसके पहले हमने लिखा था फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ के बारे में. That's why फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है? Quantitative law. Quantitative law. Whereas it is second law which tells that x kilojoule at T1 Kelvin has more value, more quality than x kilojoule at T2 Kelvin if T2 Kelvin is greater than T1. मतलब ये कह रहा है तो दोनों के पास x किलो जूल ही, लेकिन x किलो जूल जो हायर टेम्परेचर पे है उसका वैल्यू ज्यादा है. That's why second law is called as qualitative law. That is called as qualitative law. Qualitative law. Qualitative law. You may note down for the understanding process. It is called as qualitative law. It is called as qualitative law. It is called as qualitative law. And it is also called as डायरेक्शनल लॉ. क्या कहलाता है? डायरेक्शनल लॉ. डायरेक्शनल लॉ. डायरेक्शनल लॉ. व्हाई डायरेक्शनल लॉ क्यों कहता है? क्योंकि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है जो ये बताता है कि एक प्रोसेस किस डायरेक्शन में होगा. हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर अगर इसका प्रोसेस आकर कराते हैं, सपोज आगे हम आपको लिखना नहीं, इतना नोट डाउन कर लीजिए. सपोज अगर 1000 किलो जूल है 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसको हम लोग हीट इंजन में लगाएंगे तो ये कितना देगा? सपोज ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना होता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया तो ये कितना देगा? हमें वर्क आउटपुट मिलेगा, कुछ ना कुछ वर्क आउट मिलेगा. सपोज हम मान लेते हैं 400 किलो जूल मिलेगा. लेकिन अगर यही 1000 किलो जूल, यही अगर 1000 किलो जूल 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अवेलेबल है, तो बताओ क्या ये हीट इंजन में देंगे तो कोई काम ही नहीं करेगा. वर्क डन कितना हो जाएगा? 0. क्यों? क्योंकि ये कोई हीट इंजन काम ही नहीं कर पाएगा. है तो यहाँ पे भी 1000 जीरो, यहाँ भी 1000 था, लेकिन हमें वर्क डन मिल गया 400. इसके केस में वर्क डन 20. देयरफॉर एनर्जी किस टेम्परेचर पे अवेलेबल है वो मायने हमें रखेगा. और ये कौन बताता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. और वो क्या बताता है? कि हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ही हीट ट्रांसफर होगा और हमें वर्क आउटपुट मिलेगा. अगर आपको उल्टा डायरेक्शन में करवाना है हीट ट्रांसफर उल्टा डायरेक्शन में करवाना है, मतलब कितना? 20 से 550 की ओर, तो कुछ ना कुछ बाहर से कंडीशन लगाता है. कौन लगाता है? सेकेंड लॉ ही कंडीशन लगाता है कि वो इस डायरेक्शन में हो सकता है अगर हम कुछ वर्क इनपुट दे दें. मतलब ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर या लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, ये कौन बताता है? क्या ये सेकेंड लॉ बताता है या फर्स्ट लॉ बताता है? आंसर है सेकेंड लॉ बताता है. ये वाला बार कौन देगा? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से, और ये वाला क्लॉसियस स्टेटमेंट से. देयरफॉर किस डायरेक्शन में एक प्रोसेस होगा दैट इज गिवन बाय सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दैट्स व्हाई दिस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्शनल लॉ. इज आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्शनल लॉ. डायरेक्शनल लॉ. और किस डायरेक्शन में हमेशा प्रोसेस आकर होगा? एक ऐसा डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इंक्रीज होना चाहिए एंट्रोपी. एंट्रोपी इंक्रीज होना चाहिए. ठीक है? सो प्लीज नोट इट डाउन. और एक पैराग्राफ हम आपको थ्योरी लिखवा दे रहे हैं.
प्लीज नोट इट डाउन, ये आप रफ समझने के लिए पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। सो यू कैन टेक इट डाउन वन पैराग्राफ मोर कि फर्स्ट लॉ simply says that, आप पैरेलली में लिखते जाना, एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड, इट डज नॉट गिव एनी डायरेक्शन फॉर अ particular process. It is the second law of thermodynamics that gives direction for a particular process through the concept of entropy, and hence the second law is also known as डायरेक्शनल लॉ। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, डायरेक्शनल लॉ कि कौन सा क्वालिटेटिव है कौन सा क्वांटिटेटिव है, ठीक है। डायरेक्शनल लॉ ये सब इंटरव्यू के लिए है। ये क्वेश्चन अगर पूछ देता है कि डायरेक्शनल लॉ क्यों बोलते हैं, तो आपको इस तरह का स्टेटमेंट आपको एक बनाना होगा। ओके, अब एक चीज आपको हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आप में दो स्टूडेंट आप मानते हो आपस में, एक ऐसा स्टूडेंट जो बहुत ही सिंसियर है, आइडियल स्टूडेंट, जो बिल्कुल सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, अच्छे से काम करता है, सुबह में उठता है, सब कुछ अपना पढ़ाई करता है, अच्छे से सारा टास्क पूरा करता है, मतलब वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। एक ऐसा स्टूडेंट है जो डिसऑर्गेनाइज्ड है, मतलब वो अपना काम सही से नहीं करता है, लेट से उठता है, कोई टास्क नहीं पूरा करता है। अब बताइए आपको आपको ये करना है, आपको ये करना है कि सपोज कुछ उस पे खर्च करना है, कुछ आपको खर्च करना है। सपोज आपको 2 घंटे दोनों को एनर्जी देना है, 2 घंटे कुछ लेक्चर देना है, कुछ 2 घंटे के लेक्चर देना है। जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, जो सबसे अच्छा स्टूडेंट माना गया है, उसको बिगाड़ना है, और जो बिगड़ा हुआ स्टूडेंट है उसको आइडल बनाना है। ये बताइए कि दोनों को 2-2 घंटे आपने एनर्जी दिया, सेम देना है, या तो दोनों को समझाओ कि तुम बहुत बिगड़ जाओ, ऐसे ऐसे बिगड़ सकते हो। तो बताइए जो सुधरा हुआ बच्चा है वो अगर बनना चाहे, बिगड़ना चाहे, तो वो पूरे अच्छे तरीके से बिगड़ सकता है, मतलब पूरा पढ़ाई लिखाई छोड़ना छोड़ देगा, सब कुछ करना है, वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होने का चांसेस है। या जो सुधरा हुआ बच्चा है उसको 2 घंटे को लेक्चर दो, जो बिगड़ा हुआ बच्चा है, मतलब जो पढ़ाई बिगड़ा हुआ इन द सेंस कि हम सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बोल रहे हैं, जो गुड एक्टिविटी होता है। अगर बैड एक्टिविटी कोई अच्छा बोलोगे तो उसके सेंस में वो चीजें हो जाएगा, हम रेफरेंस से बोल रहे हैं। तो बताइए जो स्टूडेंट नहीं है और डिसऑर्गेनाइज्ड है, किताब ताब इधर फेंक रखा है, सरिया के नहीं रख रखा है, उसको अगर ऑर्गेनाइज करना है तो आप जितना एनर्जी देंगे ना, वो कुछ ना कुछ 100% वो नहीं सुधर सकता है। जबकि जो सुधरा हुआ बंदा है उसको तुम थोड़ा सा मूवी दिखा दो तो पढ़ना लिखना छोड़ देगा। लेकिन जो बिगड़ा हुआ बच्चा है उसको तुम खूब पढ़ाओ तो सिर्फ पढ़ाई नहीं करेगा, कुछ ना कुछ कहीं 1 घंटे का मूवी जरूर देख लेगा। इसका ये मतलब हम कह सकते हैं, हम समझाने के तौर पे, कि नेचर में भी ऐसा ही होता है कि नेचर में जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है
जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको आप कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, जबकि जो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं कर सकते। कंप्लीटली हम लिख देते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में नहीं कर सकते। और ये जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो आइडेंटिफाई किया गया है वर्क के रूप में, और ये डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म जो किया गया वो हीट के रूप में। यानी वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कुछ ना कुछ हीट एज इट इज हीट में ही रह जाएगा। देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट आपको लिखा गया है उसको हम पैराग्राफ के रूप में लिख देते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। आप एक क्विकली लिख लीजिएगा। क्या होगा कि हीट इज नोन एज लो ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी मतलब और डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। And work is known as high grade energy। हाई ग्रेड एनर्जी, और हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। It is impossible to convert low grade energy, जो कि हीट है, जो कि क्या है हमारे पास हीट है, कंप्लीटली इनटू हाई ग्रेड एनर्जी, जो क्या है वर्क है, इन अ साइकिल। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। ये स्टेटमेंट आप पढ़िए, आप इसको समझ गए होंगे। स्टेटमेंट प्लीज पढ़ा जाए। स्टेटमेंट आप पढ़ लिए हैं। देयरफॉर हम क्या स्टेटमेंट बना सकते हैं कि हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड कंप्लीटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब स्टेटमेंट हम कहीं ना कहीं आपको यूज करके समझाने में यूज कर लेंगे। कंटिन्यूअसली इनटू वर्क, ये सब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। और जब न्यूमेरिकल आएगा, कंसेप्चुअल जहां पूछ दिया, मतलब न्यूमेरिकल में भी कंसेप्ट इंसर्ट कर दिया तो ये काम आएगा। सम हीट हैज टू बी रिजेक्टेड। ये स्टेटमेंट, इसको आप लिख लीजिए प्लीज, इसको लिख लीजिए, लिख लिया जाए। चलिए, अगर आप लिख लिए हैं तो हम इसको मिटा सकते हैं। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। अब आते हैं एक नेक्स्ट टर्म में, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर,
एनर्जी रिजर्वायर, क्या इसको बोलते हैं? TER भी बोलते हैं शॉर्ट में। दो टाइप का होता है जैसा आपने पढ़ा होगा। सोर्स, सोर्स किसको बोलते हैं? सोर्स एक ऐसा एनर्जी, ऐसा डिवाइस है या ऐसा कंटेंट है जो कि जितना भी एनर्जी सप्लाई करे, थर्मल एनर्जी सप्लाई करे, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मतलब ये एक ऐसा रिजर्वायर है जिससे जितना हीट एनर्जी निकालते जाओ बट उस रिजर्वायर का टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। जैसे क्या हो गया, समंदर से चाहे जितना तुम 2-4 नदी पानी निकाल लो, समंदर का पानी खत्म नहीं होगा। तो जो देने वाला है, सप्लाई करने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज सोर्स। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ रिजर्वायर which is which has capacity to supply large amount of thermal energy without undergoing any temperature change, any temperature change। नेक्स्ट आ जाता है क्या? सोर्स। सोर्स किसको बोलते हैं? अगेन ये एक ऐसा सेम है जो ये सप्लाई कर रहा था, अब क्या करेगा? सेम एब्जॉर्ब करेगा। बाकी सब कुछ डिफिनेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब इट इज अ रिजर्वायर। सिंक होगा ना सर? सिंक होगा सर, सिंक होगा। सॉरी माय मिस्टेक, सिंक, सॉरी। यस यस, वेरी गुड, थैंक यू। इट इज सिंक, सॉरी। इट इज अ रिजर्वायर which has capacity to absorb, दोनों में बस यही दोनों शब्द का absorb और supply का डिफरेंस है। large amount of thermal energy without undergoing any temperature change। ये दोनों आपका सोर्स एंड सिंक का डेफिनेशन हो गया। सो प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद मेरा फिर से टाइम खत्म हो रहा है, प्लीज रिकनेक्ट। इसको नोट डाउन करने के बाद प्लीज रिकनेक्ट।